So, hello everyone, and I welcome you all to the Rank Plus. I hope that we are live. Yes, we are live. And ठीक है, चलिए। तो अब हमें स्टार्ट करना है आज नया चैप्टर। हमने काइनेमेटिक्स कर ली थी, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको बोला था कि डीएसए सॉल्व कर लेना, इसके अलावा जो एचसी वर्मा है उसकी काइनेमेटिक्स सॉल्व कर लेना। वो जो क्वेश्चंस थे वो एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे कि आप उनको अगर करेंगे तो आपका बेसिक्स भी इंप्रूव होगा, और किसी भी क्वेश्चन को मैं ये मान के चलता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक यू नो दी करेक्ट अप्रोच, की उस अप्रोच को अगर फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप रीसेंट प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखें तो वहां पर आपको मिलेगा कि लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। बी इट जेई मेंस को देख लीजिए, बी इट आप नीट के एग्जाम को देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन से। तो आज हम क्या करेंगे लॉज ऑफ मोशन में? लॉज ऑफ मोशन में मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, कि एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन है क्या हमारे पास। तो हमें यहाँ पर तीन लॉज पढ़ने हैं, हमें यहाँ पे तीन लॉज पढ़ने हैं, और इन तीन लॉज के बाद मैं आपको इसके अलावा एक और काम कराऊंगा इन एडिशन, कि मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारे पास होने वाला है। पहला काम हमारे पास होगा कि बेसिक्स जो लॉज ऑफ मोशन के हैं उसको करेंगे, और फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। प्रणीता, लोकेश, अंशु, चल वी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूटन है, न्यूटन ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करी, और 1656 का टाइम था, 1686 में ये पब्लिश हुआ। उस समय पर एक्चुअली जैसे कि कोरोना की छुट्टियां पड़ी थी, आई होप कि आप इतने छोटे भी नहीं होंगे कि कोरोना की छुट्टियों को भूल गए होंगे, आपने काफ़ी साल निकाले हैं कोरोना में। बट ये जो कोरोना वाला जो टाइम हमारे पास था, उस टाइम में आप ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी जैसे पूरे का पूरा सब कुछ बंद हो गया था, और काफ़ी लोगों को टाइम मिला कुछ काम करने का, नई नई चीज़ें वहाँ पे बन रही थी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे थे या कुछ चेंजेस लेके आ रहे थे। वैसे ही हमारे पास एक प्लाग, मतलब बहुत भयंकर बीमारी आती है एपिडेमिक टाइप की, इंग्लैंड में। और उसके लिए उसके बाद क्या होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी उसकी छुट्टियां पड़ जाती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही हमारे पास न्यूटन सर थे। अब न्यूटन सर ने वहां पर कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी, जैसे कि एक वही एप्पल का गिरना, और बाकी ग्रेविटेशन तो बना ही चुके थे। और उसके बाद फिर हम बात करें कि उन्होंने देखा कि ये जो जितना भी मोशन होता है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है, दे फॉलो सम रूल्स। और वो जो रूल्स हमारे पास फॉलो कर रही है, इनके एक पैटर्न्स होते हैं। तो वो पैटर्न्स क्या रहते हैं, ये इन्होंने आइडेंटिफाई करे। और फिर इन्होंने रीजन बताया कि कोई चीज मूव करती है तो क्यों करती है, कैसे करती है, उसका रीजन क्या रहता है, ये सब चीजों के बारे में बात करी। ठीक है, तो पहले लॉ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट लॉ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड फर्स्ट लॉ हमारे पास कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्टेट की बात होती है। तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है कि या तो वो रेस्ट पर है, या फिर वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली हमारे पास मूव कर रही है। तो ये फर्स्ट लॉ हमें पास बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन के मोशन में, स्ट्रेट लाइन के मोशन में रहेगी, अनलेस, जब तक कि उस पे कंपेल्ड बाय एन अनबैलेंस फोर्स, कि उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, तब तक ये दो स्टेट जो है ये चेंज नहीं होगी। पहली स्टेट है रेस्ट की, और दूसरी स्टेट है हमारे पास मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हमारे पास उस पर फोर्स ना लग जाए। पर मैं इसको मैथमेटिकली टर्म्स में आपको बताता हूं। हम मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी नेट फोर्स किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी पे हमारे पास अगर नेट फोर्स जीरो है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एक चीज हमारे पास होती है, फर्स्ट थिंग, कि ऑब्जेक्ट जो है इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव ही नहीं कर रही। ऑब्जेक्ट इज रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, रेस्ट का अल्टीमेटली मतलब जो हमारे पास होता है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन।
ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। फिर अगर मैं सेकेंड चीज की अगर बात करूं, यहां पे सेकेंड चीज ये है कि ऑब्जेक्ट is moving with a constant velocity. Object is moving with a constant velocity। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 1। दिस इज द क्राइटेरिया नंबर 1। अब इसका वाइस वर्सा भी हमारे पास सही है। वाइस वर्सा क्या रहता है? वाइस वर्सा की अगर हम बात करें, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा हमारे पास है कि अगर एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जीरो है, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, देन उस समय पर हमारे पास जो नेट फोर्स रहेगी वो भी जीरो होगी किसी भी पॉइंट पर। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी, कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रही है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे इनर्शिया रहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब मैं उन सब चीजों को डिफाइन नहीं कर रहा, आपको पता ही होगा कि हमारे पास अगर हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज, है ना। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, चेंज को रेजिस्ट करना हमारे पास। ठीक है, अब इनर्शिया की अगर हम बात करें तो इनर्शिया हमारे पास तीन तरीके का इनर्शिया है। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया हमारे पास है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। और इनर्शिया जो होता है वो एक्चुअली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो जैसा जैसा मास हमारे पास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनर्शिया भी हमारे पास बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास हमारे पास होता है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर रहता है। ये हम बात कर रहे हैं तब की जब हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, और आप देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिस समय पर हम ये देख के चलते हैं कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैसे चीजें जो हैं वो मूव करेगी जब हम कोई रोटेट हो रही है ऑब्जेक्ट। क्या ये बातें क्लियर है प्रणीता? इज दिस थिंग क्लियर माय डियर लोकेश? क्या ये बात क्लियर है? जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट में लिख के जरूर हमें बताइए कि भैया ये बात क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल्स इसके, कि आपने ऐसा देखा होगा कि आपके पास ऊपर मैंने बॉल रख दी है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए ये आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस लेके आ रहा हूँ ये मूव कर रहा है। ठीक है, और फिर ये मैं इसको रोक भी दिया मैंने, पर फिर भी ये मूव करता रहेगा। ऐसा हमारे पास काम चलता है। ठीक है, आपको ऐसा भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये बॉल है, अगर मेरे पास ऐसी बॉल है और इस बॉल को मैंने क्या किया भैया, ऐसे ही मैंने एकदम से ऐसे हाथ हटा लिया। ठीक है, बॉल को मैंने ऐसे एकदम से हाथ हटा लिया तो बॉल जो है नीचे आ गई मेरे पास, है ना। बॉल नीचे आ गई, बॉल नहीं मूव करी। क्यों नहीं मूव करी? क्योंकि आपने बहुत ही जल्दी क्या किया, उसके नीचे को मूव कर दिया। इनर्शिया कह रहा था कि इसको तो हमेशा रेस्ट पे रहना था, तो ये हमारे पास नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको एक सस्ता सा स्पाइडरमैन दिख रहा होगा, ये एनिमेशन चल नहीं रहा है, बट मान लीजिए कि एक पर्सन हमारे पास है और ये बस से क्या है, कूद रहा है। ठीक है, एक बस चल रही है हमारे पास, एक बस मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। और जब बस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर हमारे पास ये पर्सन जो है वो कूद जाए, ठीक है, ये पर्सन जो है हमारे पास कूद जाए,
जैसे ही ये पर्सन हमारे पास नीचे कूदेगा, देखिए इसके पास वेलोसिटी रहेगी और इसके पास वेलोसिटी है। जैसे ही ये जमीन पे पाँव रखेगा, इसके पाँव जो है वो रेस्ट पे आ गए, बिकॉज जमीन रेस्ट पे है। तो इसका लोअर पार्ट जो है वो तो रेस्ट पे आ गया, बट इसका अपर पार्ट जो है वो मोशन में ही रहेगा। तो मोशन में रहने की वजह से ये आगे की तरफ क्या है, गिरने के चांसेस इसके हैं। आप अगर एक बस से चलते हुए अगर ऐसे उल्टा उतर गए तो आप ऐसे पीछे की तरफ गिरोगे गिरोगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आगे मुंह करके आप बस में जाइए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को दो पार्ट में मान लीजिए कि एक पार्ट आपके पास लोअर पार्ट होता है और एक पार्ट आप मान लीजिए कि आपके पास अपर पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट आपके पास लोअर पार्ट है और एक पार्ट आपके पास क्या है, अपर पार्ट है। अब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी, तो ट्रेन जब स्टार्ट हो रही है तो आपके जो पाँव है ना, पाँव भी तो स्टार्ट होंगे। मतलब ट्रेन नीचे से स्टार्ट हुई तो आपके पाँव भी स्टार्ट हुए, तो पाँव आपके मोशन में आ जाएंगे। बट ऊपर वाली बॉडी जो है वो किस पे रहेगी, वो तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो पीछे की तरफ आप जाते हैं, इसलिए आप उसको पकड़ लेते हैं। बट जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो आपके पाँव नीचे आ गए, बट आप आगे जाएंगे तो आप ऊपर पकड़ रखा है तो रुके रहेंगे, ठीक है। इसलिए पकड़ के रखते हैं उसको। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पर्सन अगर मेरे पास मूव कर रहा है तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक अपर पार्ट, you can divide this thing into two parts, the upper part and this is the lower part, ठीक है। दो पार्ट में आप लेके चल सकते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। और ये वेलोसिटी मेरे पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है। अब जैसे ही ये यहाँ पे मेरे पास एक स्टोन है, या आप मान सकते हैं एक बैरियर है, जैसे ही इस बैरियर पर हमारे पास आएगा, इस बैरियर पर जैसे ही हमारे पास आएगा और टकराएगा, तो इससे क्या होगा, ये लोअर पार्ट जो है ये तो आ जाएगा रेस्ट पे, और अपर पार्ट जो है वो हमारे पास आगे मूव करने लग जाएगा। तो ये आगे की तरफ गिर जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर आप ऐसे एग्जांपल्स काफी सारे देख सकते हैं भैया। पेड़, आपने देखा होगा कि पेड़ में से मैंगो जो बाहर अंग्रेजों में निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पेड़ पे मैंगो रखे हुए हैं, ठीक है। तो अंग्रेज कैसे करते हैं भैया, यहाँ पे एक मशीन लेके आ जाते हैं और इस मशीन को वाइब्रेट वाइब्रेट करवाते हैं, ठीक है। एक मशीन लेके आते हैं और इसको वाइब्रेट करा देते हैं। इसको जब वाइब्रेट कराते हैं, पूरा पेड़ वाइब्रेट होता है और सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो नीचे की तरफ हमारे पास फॉल कर जाते हैं। तो ऐसा काम भी हमारे पास यहाँ पे होता है। आगे आइए, इसका अगर मैं कंसाइज पार्ट बताऊं कि क्या चीज आपको नोट करके चलनी है, तो सिंपल सी चीज ये है कि कोई भी अगर चेंज आप चाहते हैं, एनी चेंज, उसके लिए आपको चाहिए फोर्स, सम फोर्स। चेंज जिंदगी में अगर आपको लेके आना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। आइदर ट्रेन इन सेम और रिमेन सेम, कि या तो आप सेम रहिए जो रहना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेन हो जाइए इनसेन। इसको जनरली हम स्टार्ट और स्टॉप में यूज करते हैं। कई बार आपके ऐसा डाउट रहेगा कि यार ये कहाँ लगेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ लगना चाहिए, क्योंकि सारे लॉज जो है एमलगेमेटेड है, यानी कि एक लॉ दूसरे के ऊपर, दूसरा भी लग रहा होता है, तीसरा भी लग रहा होता है। तो कब कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा, कब कौन सा, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको तो एक ही आंसर देना है ना, दैट आंसर मस्ट बी करेक्ट। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई क्या आंसर होगा, तो हम उसमें कह सकते हैं कि हमारे पास, जब हम इसमें बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर कभी स्टार्ट और स्टॉप चीज हो रही है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को बताइए क्या रहेगा हमारे पास आंसर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, करिए और मुझे बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। मैं एक 2 मिनट आपको देता हूँ, इस पे सोचिए और इसकी वैरायटी सोचिए। थिंक वैरायटी, कि ये तो क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का है, अगर ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैंने आपको कई बार बोला है, आपके लिए वैरायटी इंपॉर्टेंट है, तो आप वैरायटी भी सोचिए। 2 मिनट एक बार सोचिए, मैं भी आता हूँ।
हाँ भाई, आर यू एबल टू गेट द आंसर? क्या पता लगा, और वैरायटी कैसी आ सकती है वो भी पता लगा। देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे पास कैसे काम करेंगे हम, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे आती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि कैसे हमारे पास काम हो रहा है। एग्जाम्पल 4.1 आपके पास है, एक एस्ट्रोनॉट है, एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्पेसशिप। तो एक स्पेसशिप हमारे पास है, और इस स्पेसशिप से एक एस्ट्रोनॉट बाहर निकल गया है। ये स्पेसशिप पहले एक्सेलरेट हो रही थी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जो एस्ट्रोनॉट निकला है ये ऐसी जगह पर बाहर निकला है, ये एस्ट्रोनॉट ऐसी जगह पर बाहर निकला है जहां पर कोई दूसरा स्टार नहीं है, है ना। देखिए बोल रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप। सबसे पहली चीज देखिए, ये जो स्मॉल कीवर्ड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल का मतलब है कि इसका मास इतना ज्यादा है नहीं, इस स्पेसशिप का इतना ज्यादा मास है नहीं। एक्सेलरेटिंग इन देयर इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस होता है कि स्पेस, ट्रू स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी कि दो गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कह रहे हैं। और ये एक्सेलरेट कर रहा था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी एस्ट्रोनॉट की द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, कि जैसे ये बाहर निकलेगा तो कितनी इसके पास चीजें रहेगी। तो देखिए आप जैसे ये बाहर निकला है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर क्या कोई फोर्स लग रही है? भाई इस पर एफ नेट हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि अगर ये इंटरस्टेलर स्पेस में है, कोई भी आसपास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। हेलो प्रणीता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ही बोला ना? हाँ गुड इवनिंग ही बोला है। तो अब जैसे ही एस्ट्रोनॉट बाहर निकला है हमारे पास, तो इस एस्ट्रोनॉट पर कोई फोर्स लग नहीं रही। और जब कोई फोर्स लग नहीं रही तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन भी जो होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, व्हाट इज दी एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर आप कहेंगे कि ये इसका आंसर हमारे पास है 0। 0 आपके पास हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको नीट के एग्जाम में एक बार आया था। ठीक है, वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन की, वेरिएशन हमारे पास कैसे आ सकती है। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देखिए, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक स्पेसशिप है और इस स्पेसशिप से दो एस्ट्रोनॉट बाहर निकले हैं। नाउ दो एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकले हैं, एस्ट्रोनॉट A1, एस्ट्रोनॉट A2। तो अब आप बताइए इनके साथ क्या होगा। ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो है ना हमारे पास, भाई इन दोनों के पास क्या है, मास है। तो मैं इसका एक का मास बोल सकता हूँ कि m1 है, दूसरे का मास बोल सकता हूँ m2 है। अब इन दोनों का जो मास m1 और m2 मेरे पास है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों अपने मासेस की वजह से ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दे अट्रैक्ट ईच अदर, आप ऐसा कह सकते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लग रही है। ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर रहेगी। ओके प्रणीता, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी बेसिक और आपको ये बहुत सारी चीजें सिखाएगा। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, बिकॉज ये जेई का एक पीवाईक्यू है। उस पीवाईक्यूज में हमारे पास मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस रहते थे, जिसमें आप ये मान के चलेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। वो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेफरेंस फ्रेम आपके पास है अटैच टू द अर्थ व्हेन व्यूअर इज इन द स्पेस। तो व्यूअर जो है वो तो स्पेस में है। सारी सारी चीजें किसके हिसाब से देखते हैं, स्पेस के हिसाब से देखते हैं। आई ऑलवेज से कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप एक एग्जाम्पल को सोच सकते हैं, या फिर आप वैसे ही न्यूमेरिकल मतलब आप अप्रोच रखना चाहे वैसे भी रख सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास अर्थ है,
और ये मेरे पास मून है। व्यूअर हमारे पास यहाँ पे है। ये व्यूअर यहाँ से देख रहा है, तो आपको ये दिखेगा कि यार ये अर्थ जो है ना हमारे पास, एक तो ये दो काम कर रही होगी। एक तो ये अर्थ हमारे पास गोल गोल घूम भी रही है, व्यूअर तो रेस्ट पे मान लीजिए चलिए आप, बट ये अर्थ हमारे पास ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। इसके अलावा ये क्या कर रही होगी, सन के अराउंड भी चक्कर काट रही होगी। दो काम तो हो ही रहे हैं अर्थ के, ठीक है। अब कोई चीज अगर मूव कर रही होती है तो हमारे पास उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर कोई पूछता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, क्योंकि देखिए यहां से आप एक चीज और सीख जाएंगे कि इनर्शियल फ्रेम है क्या। भाई इनर्शियल फ्रेम के लिए कुछ कंडीशंस हमारे पास है। इनर्शियल फ्रेम होने के लिए या तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ना वो जीरो होनी चाहिए, या तो वो रेस्ट पे हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो हम क्या है उसको इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं, अदरवाइज हम उसको इनर्शियल फ्रेम नहीं मानेंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इज द इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, नहीं है। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिल्कुल सही है। इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये हमारे पास सही है। तो आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा बी एंड डी। आंसर हमारे पास इसका है बी एंड डी। चलिए आगे आते हैं। ये भी हमारे पास जेई का पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ जो है हमारे पास वो रोटेट हो रही है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, अर्थ ने ऐसा मान लिया कि अब मैं किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करूंगी, छोड़िए अब मैं अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। तो ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट सरफेस, जो ऑब्जेक्ट उसके सरफेस के पास रखी हुई है उसके साथ क्या होगा, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल हमारे पास कैसे क्या काम करेगी। भाई यहाँ पर आप खड़े थे, मास एम था, अब अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना ही बंद कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रही थी एफ नेट अब वो जीरो हो गई। और ये अगर जीरो है तो इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है, भाई वहीं खड़ा रहेगा, जाएगा थोड़ी ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास रिमेन स्टेशनरी। रिमेन स्टेशनरी हमारे पास क्या है, ये रुका रहेगा, ठीक है। आइए आगे आइए। नेक्स्ट, ये नीट का पीवाईक्यू है। नीट का पीवाईक्यू बोल रहा है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, कि हमारे पास किसका कंसिक्वेंस रहता है, तो ये कंसिक्वेंस हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसिक्वेंस है। आइए आगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से अगर बच्चा इसे तुरंत सोच लेता तो उसे तुरंत मार्क करके वो आगे बढ़ जाता। बट अगर वो बच्चा इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा अटक जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या रहेगा आपके पास।
जल्दी बताइए कैसे सोचेंगे आप यहाँ पे। भाई सबसे पहली बात क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास। क्वेश्चन आप सीधा ये देखा करें कि क्या पूछ रहा है। नेट फोर्स पूछ रहा है आपसे 2m वाले मास पर, यानी कि इस वाले मास पर। बट आपको बोल दिया है कि ये जो मास मूव कर रहे हैं अपवर्ड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। अगर ऊपर जाने वाली स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो रहेगी वो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फोर्स जो है हमारे पास फोर्स भी जीरो है। ठीक है, तो आपके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास नेट फोर्स पूछ रहा था तो नेट फोर्स इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास लग रही होगी जीरो। क्लियर है? फाइन। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, एक और यहां पर काम करते हैं। अब समझते हैं कि यार ये मैटर क्या होता है। मैटर आप बचपन से पढ़ते थे कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। यही होता है ना मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके भी पास मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो आपके पास ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसको हम क्या है मैटर कहते हैं। ठीक। और मैं आगे चल के आपको कहूंगा जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस में आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने कहीं पर भी कोई अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक चीज और समझ के रखिए कि मैटर जो होता है, मैटर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक अपनी यूनिक पोजीशन रखता है। दूसरा मैटर अगर आएगा तो उसकी दूसरी पोजीशन होगी, क्योंकि हर एक मैटर की अपनी एक पोजीशन होती है। आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैटर का हमारे पास टेम्परेचर होना भी जरूरी है। अगर हम केल्विन में लेके चल रहे हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल हमें आज तक नहीं मिला, कोई मैटर नहीं मिला जिसका टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो साइंटिस्ट जो हमारे पास था न्यूटन, उसने कहा कि ठीक है हमारे पास मास होता है जिसको आप लेके चल लेते हैं कि m हमारे पास हो गया। बट जब ये m, इस मास को अगर वेलोसिटी मिल जाती है तो ये कुछ अपनी अलग ही प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। वो अलग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है और अगर मैंने इसको, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इसके पास एक पर्टिकुलर मास तो है ही, अगर मेरे पास मैटर है, इसको मैंने रखा हुआ है, हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं द मोमेंट मैं इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं तो ये एक ऑब्जेक्ट अलग तरीके से बिहेव करेगी, अलग तरीके से फोर्स लगाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं इसको फोर्स दूंगा, मतलब जितनी ज्यादा मैं इसको वेलोसिटी दूंगा, उतनी ज्यादा ये मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकती है जो इसके पास था। ठीक है, तो एक नई टर्म हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। इसकी अगर एसआई यूनिट हम देखें मोमेंटम की, तो वो हमारे पास रहती है केजी, मास की केजी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझ पाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर अगर हमारे पास नेट फोर्स लग रही है तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो ये बोलता है कि इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी और वो एक्सेलरेशन रहेगी एफ नेट डिवाइड बाय एम। तो एक तरीका तो ये होता है इसको समझने का, दिस इज द मेथड वन, जो हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। दिस इज मेथड वन, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास होता है समझने का, मेथड टू, कि फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt। इसी को मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी एम वी
डिवाइड बाई डी टी। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम dv बाई डी टी प्लस वी dm बाई डी टी। अच्छा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट आ रहा है आप उसको हटा ही दीजिए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आता है, आप उसको हटा दीजिए, इसको मान लीजिए k dmv बाई डी टी, पुट k इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को भी हम काफी टाइम यूज करेंगे। अगर हमारे पास मास कांस्टेंट होता है तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि इफ मास इज कांस्टेंट, तो मास अगर कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी आपके पास 0 होगा और फोर्स को आप लिख सकते हैं m dv बाई डी टी जो हमारे पास है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं, इफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास, अब मास को कांस्टेंट लिया था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास dv बाई डी टी 0 हो जाएगा, तो फोर्स आपके पास रहेगी v dm बाई डी टी। ठीक है, इसे नोट करिए, एक बार मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिए नोट प्रणीता? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होगा, इसके एग्जांपल्स देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई डी टी हमारे पास है। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, आप सीधा मान के चलिए कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई डी टी हमारे पास है। अब आप देखिए कि अगर मैं टाइम को बढ़ा देता हूं तो टाइम को बढ़ाने से एक फायदा रहता है कि फोर्स कम हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको तैयारी करनी है, बट तैयारी के लिए अभी 3 साल पड़े हैं, 3 साल के बाद आपका पेपर होगा, तो आप बताइए कि फोर्स कम लगेगी कि नहीं लगेगी? आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यार मनोज सर अभी तो 3 साल पड़े हैं, अभी तो मेहनत कर लेंगे हम, अभी छोड़िए आप। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, सबके मन में लड्डू फूटेगा कि नहीं फूटेगा कि ठीक है अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे? होगा जी? प्रणीता होगा? मन में लड्डू फूटेगा कि नहीं फूटेगा कि ठीक है बाद में कर लेंगे? तो ऐसा रहता है कि जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते हैं फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, बट अगर मैं टाइम को डिक्रीज कर दूं तो फोर्स हमारे पास एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो बबल रैप रहता है, या फिर मैं बोलूं चाइना वेयर जितने भी हमारे पास रहते हैं, इनको हम एयर बैग्स में पैक करके रखते हैं, ऐसे बबल रैप कहता है। तो ये देखिए आपके पास या तो एयर बैग रहेगा या फिर आप बबल रैप लेके चलेंगे। तो ये बबल रैप से फायदा क्या होता है कि आपके पास इंस्टेंटली चेंज नहीं होता मोमेंटम। ठीक है, स्लोली स्लोली चेंज होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास बाइक हेलमेट वगैरह में सब में कुशंस लगा के रखते हैं, तो ये भी क्या करता है, इम्पैक्ट को क्या करता है, हमारे पास टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसका ब्रह्म ज्ञान अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक ऐसा ज्ञान कि आप इसको बिल्कुल कंसाइज कर दे कि आपको फिर इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है कि अल्टीमेटली क्या कह रहा था, हर चीज को आप इस चीज से, इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ के चल सकते हैं। ये कहता है कि भाई अगर समथिंग इज चेंजिंग, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि फोर्स वहां पर है। अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि फोर्स वहां पर है। ये किसी भी चीज में कहीं पर भी आप इस रूल को लगा सकते हैं। और अगर आप स्लो हैं तो इसका मतलब कि फोर्स कम है। अगर आप जीरो हैं यानी कि फोर्स आपकी सेम है। अगर फोर्स सेम है तो आप वहीं रहेंगे जहां पर हैं।
आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, वहीं रहेंगे जहां पर आप हैं। इसको मैं लॉ ऑफ इंजरी भी कहता हूँ। लॉ ऑफ इंजरी का मतलब हमारे पास है कि आप किसी भी इंजरी से अगर आपको बचना है तो आप टाइम को बढ़ा दीजिए, बस इंजरी से बच जाएंगे। जैसे कि अभी आप प्रिपरेशन के टाइम को, मैं ये कहता हूँ कि आपने प्रिपरेशन का टाइम अपना इंजरी से बचना है तो आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम, स्टडी टाइम बढ़ा दीजिए। और स्टडी टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दोज मल्टीपल टेक्निक्स की कैसे कैसे करके आप अपने स्टडी टाइम को बढ़ा सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेंडमली आप एकदम से उस चीज को बढ़ा दें, ठीक है। आइए आगे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2024 में फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कि बॉडी पे एक्सेलरेशन कितनी हमारे पास हो जाएगी। आपने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कुछ चीजें आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, आपको दे रखा है कि दो फोर्सेस हमारे पास लग रही है। तो एक फोर्स आपके पास है 5 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 7 k कैप। एक फोर्स, दूसरी फोर्स है आपके पास F2 3 i कैप माइनस ऑफ 4 j कैप माइनस ऑफ 3 k कैप, ठीक है। एक मास आपको दे रखा है और वो मास आपके पास क्या है, 4 kg। आपको यहां पे नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस जो हमारे पास हैं इन दोनों का सम ही तो नेट फोर्स होगा। तो एक्चुअली ये नेट फोर्स जो है इन दोनों का सम हमारे पास है F1 प्लस F2, जोड़िए इन दोनों को, तो ये आपके पास रहेगा F नेट 5 प्लस 3 8 प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। ये आपके पास हो गया F नेट। ये आपके पास F नेट है। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो ये आपके पास रहेगा एफ नेट डिवाइड बाई एम। आपके पास 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइड बाई 4। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकल रहा है, 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमारे पास निकल रहा है, ठीक है। 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमारे पास है, ठीक। डन, चलिए आगे। थर्ड लॉ हमें कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, है ना। मजेदार बात कि कोई भी एक्शन अगर होगा तो उसका रिएक्शन होगा, बट इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम बहुत सिंपली कह देते हैं इसको। जनरली बच्चा ऐसे भी याद कर लेता है कि फोर्स 1 2 पर अगर लगा रहा है तो दूसरे फोर्स जो है वो हमारे पास 2 1 पे लगाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है। बट इसमें कुछ कंडीशंस हमारे पास होती है, उन कंडीशंस को समझिए। न्यूटन थर्ड लॉ को समझना अगर आपको है तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस जो हैं, इन कंडीशंस को आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये तरीका आपने नहीं समझा तो आप दिक्कत में रहेंगे। भाई पहली चीज तो आप ये समझिए कि कितनी तरीके की फोर्सेस हमारे पास होती है। तो जनरली हमारे पास 4 तरीके की फोर्सेस होती हैं। पहली फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लगती है ड्यू टू मासेस,
जिसके पास मास रहेगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी लगेगी, एंड दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। इतनी अच्छी है कि हर किसी बॉडी पे जिस पे भी लगेगी वो अट्रैक्टिव फॉर्म में ही लगेगी, रिपल्सिव नहीं लगेगी। फिर एक और फोर्स हमारे पास होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास रहती है ड्यू टू चार्जेस, करंट, इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे पास न्यूक्लियस जो रहता है इसकी वजह से लग रही है। कंडीशन पहली चीज है कि फर्स्ट कंडीशन है कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे कभी भी एक्शन और उसका रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। दो अलग अलग बॉडी होंगी, उन पे एक्ट करेगी। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास है कि एक्शन जो होगा वो रिएक्शन के इक्वल होगा, अपोजिट होगा, ये सब आपको पता है। एक्शन एंड रिएक्शन must be of the same type of force। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। एक्शन और रिएक्शन हमेशा हमारे पास एक ही टाइप की फोर्स का होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये अर्थ है, ये सेंटर ओ है, और हमने क्या माना कि हमने मान लिया कि एक मास हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब इस बॉडी पे लगता वेट, उम्र के साथ बढ़ता पेट, डायरेक्शन फिक्स है कि कहाँ पे लगेगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वेट हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है mg। अगर वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है तो एक नॉर्मल फोर्स और लग रही है आपके पास। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये नॉर्मल फोर्स और ये जो फोर्स mg हमारे पास लग रहा है, क्या ये एक्शन रिएक्शन होता है? अब कई लोग सोच रहे होंगे यार नॉर्मल क्या होता है। आई होप कि ये टारगेट बैच है तो नॉर्मल आपको पता होगा कि कैसे लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम पे भी आएंगे। बट मैं बिलीव करता हूँ कि ये इतना तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास अगर ये एक्शन है, इसका रिएक्शन पता है कहाँ हो रहा है? इसका रिएक्शन अर्थ के सेंटर पर हो रहा है। ये इसका रिएक्शन है सेंटर पे। एक्शन जो है वो अगर लग रहा है हमारे पास बॉडी पे, एक्शन जो है वो हमारे पास पर्सन पे लग रहा है, तो रिएक्शन हमारे पास अर्थ पर लग रहा है। ठीक है, क्या ये दो बात समझे? एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे, मस्ट बी इक्वल और मस्ट बी अपोजिट, सेम लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़े। हमारे पास एक्शन रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है रॉकेट। रॉकेट में क्या रहता है, गैसेस क्या है नीचे की तरफ एक्शन लगाती है,
और इसका रिएक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूं नॉर्मल वॉकिंग जो हमारे पास रहती है, आप जो वॉक करते हैं वो भी एक्शन रिएक्शन ही है। आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से हम क्या है एक रिएक्शन फील करते हैं, उसकी वजह से ही हम क्या है आगे जाते हैं। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, देख के ही आपको पता लग जाएगा। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पे बताया जाता है कि अगर एक्शन आप पे लग रहा है तो रिएक्शन किसी दूसरे पे लगेगा। ठीक है। और इसको मैं लॉ ऑफ इंटरनल भी कहता हूँ। इंटरनल मतलब कि अंदर से चीज आ रही होती है, जैसे रॉकेट के अंदर से कोई चीज निकली है ना, रॉकेट के अंदर से निकली हमारे पास गैसेस, तो वो एक एक्शन हुआ, फिर उसका रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से आप ये मान के चलिए जब हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ मतलब हम भी फोर्स लगा रहे हैं, फिर हमारे पास काम हो रहा है। दूसरा मोटिवेशनल फोर्स भी आप इसे मान सकते हैं कि एक्शन होगा तभी कुछ रिएक्शन आपके पास होगा। तो रिवैम्प अगर आपको करना है तो एक्शन करना पड़ेगा, और हर एक एक्शन का रिएक्शन आपके पास होता है। अगर सेम एक्शन लेते रहेंगे तो सेम आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। रिजल्ट अगर चेंज करना चाहते हो तो रिजल्ट चेंज करने के लिए एक्शन तो चेंज करने ही पड़ेंगे। सबसे पहली चीज यही होती है। आइए आगे आइए। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझिए, पहले मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बताता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास क्या होते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसे एफबीडी कहते हैं। तो एफबीडी इज बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एफबीडी को आप कह सकते हैं अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक पिक्चर की फॉर्म में आप अगर एक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कैसे बॉडी पर कहां कहां फोर्स लग रही है, तो हम क्या है फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करते हैं। एंड यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने मान लिया कि एक अगर फोर्स लग रही है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम क्या है डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कहां पे चीजें लग रही होगी। ठीक है। तो कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो हम यहाँ पे एफबीडी बनाते वक्त लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। तो कुछ कॉमन फोर्सेस जो हम यहाँ पे लेंगे उसको समझिए, इनसे हमारा बहुत अच्छा काम चल जाएगा। तो पहला आपके पास रहता है वेट। अच्छा, वेट जो बॉडी का रहता है इज इक्वल्स टू एम जी। इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है। आप लिख लीजिए चाहे से, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। जैसा मास मान लिया हमने एम है हमारे पास, नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है, इसको मैंने कह दिया एम जी है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे। अगर इसी को मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, ये हमारे पास एम है,
नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, वेट लग रहा है mg। ठीक है, और फिर अगर मैं यहां पर मतलब दूसरी तरफ से भी अगर हम लेंगे, मैंने यहां से मान लिया कि हमारे पास mg वेट जो लग रहा है ये थीटा एंगल पर था, तब फिर भी हमारे पास जो वेट है नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है mg। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैंने मान लिया मास m है, और इसकी वजह से नीचे की तरफ हमारे पास जो वेट लग रहा है वो लग रहेगा mg। ठीक है, एक सीडी हमारे पास जो रहेगी, लेटर जो रहेगी, इसका वेट भी नीचे की तरफ ऐसे लगेगा mg। तो आप मतलब आपको कहीं पर भी कोई भी चीज कैसे भी दिख जाए, आपको वेट क्या है नीचे की तरफ mg लगा देना है। अब ऐसा भी आपको मिल जाएगा, पुली वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं तो उसको भी समझिए। तो इनमें भी आप कह सकते हैं कि एक वेट आपके पास नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g, और एक वेट यहां लग रहा होगा आपके पास m2g। समझे? ठीक है जी। पहली फोर्स जो आपको रिक्वायरमेंट है, कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना होगा तो जो फर्स्ट फोर्स आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारे पास होती है वेट की। तो वेट आपके पास क्या लग रहा होता है mg। दूसरे पर आते हैं। दूसरी फोर्स हमारे पास होती है नॉर्मल फोर्स, इसको n से शो करते हैं, और इसी को कह देते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स होती है ये रहती है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पॉइंट। ये हमारे पास रहती है परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स को अगर हम लेके चल रहे हैं तो ये हमारे पास रहेगी परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट पॉइंट। जहां पर भी हमारे पास कांटेक्ट होगा वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वही आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी जहां जहां मैंने पीछे जो जो डायग्राम्स बनाए थे, इनमें आप देखिए कि जैसे कि मैं इसको उठा लेता हूं, दो डायग्राम्स को, भाई वेट तो लगेगा लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, वेट तो लग ही रहा है।
और इसके साथ साथ जहां पे टच कर रहा है वहां पे आप एक नॉर्मल फोर्स बना दीजिए, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स होगी, एन लिख दीजिए। ये है, ये सरफेस आपके पास ऐसा टेढ़ा है तो नॉर्मल फोर्स ऐसी टेढ़ी आएगी। ठीक है, जहां से टच हुआ वहां से आप सीधा का सीधा क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे। चलिए एक और दिखाते हैं, सीडी का देख लीजिए। तो अगर ये ऐसे बना हुआ है तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो कुछ ऐसी लगेगी। ठीक है, और अगर यहीं पर हमने ऐसा कह दिया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर हमारे पास बिल्कुल कोने पे लगी हुई है, ठीक है, और ये बिल्कुल कोने पे अगर लगी हुई है तो आपके पास जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। फाइन, और इसी को आप ऐसा भी बना सकते हैं। एक नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा नॉर्मल, चौथा नॉर्मल, पांचवा नॉर्मल। 5 नॉर्मल्स आपके पास यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको इसको इसका नहीं ले रखा ना, तो एक ही अगर लेके चलूँ तो मेरे पास ये कम से कम 4 तो नॉर्मल मेरे पास लगी रहे हैं। देखिए जितना कांटेक्ट पॉइंट रहेंगे ना, नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है ये। क्या बात क्लियर है? चलिए, अब आती है हमारे पास टेंशन। थर्ड हमारे पास है टेंशन। टेंशन होती है किसी स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट की वजह से, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से टेंशन है। टेंशन आप आगे जाके पढ़ेंगे कि टेंशन हमारे पास क्या होती है। तो टेंशन बेसिकली इंटरनल फोर्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में जो लग रही है ना, और डिवाइड बाय एरिया अगर हम कर दें तो वो हमारे पास टेंशन होती है। बट इस चैप्टर में हम मान के चलेंगे टेंशन इज अ काइंड ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स हमारे पास है। और टेंशन देखिए दो चीजों में हमें यहाँ पर देख के चलनी है। एक सिंपल सी स्ट्रिंग और रोप, दूसरा कोई रॉड। तो एक स्ट्रिंग और रोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ओनली पुल कर सकती है ये।
ओनली पुलिंग फोर्स रहेगी, यानी कि टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगेगी, ठीक है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। हमारे पास टेंशन जो है वो हमेशा बॉडी से दूर लगेगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं रॉड की बात करूं कि रॉड में हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे पुश और पुल दोनों लग सकता है, ठीक है। इसमें पुश प्लस पुल दोनों लगती है हमारे पास, ठीक है। इसका मैं देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैसे रहता है, मास भी इसका कंसिडर करना पड़ता है कि हमारे पास कैसे रहेगा। तो एक बार मैं आपको रोप का दिखाता हूँ कि कैसे हमारे पास रहेगी, पुलिंग फोर्स कैसे लगती है। ठीक है, अगर हम इसको खींचेंगे, तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस मास के हिसाब से, तो टेंशन की डायरेक्शन ये है। बट अगर मैं इसको देखना स्टार्ट कर दूं इसके हिसाब से, ठीक है, तो इसकी टेंशन की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड रहेगी। इसको समझिए बस। मैंने अगर इस मास के हिसाब से देखा तो इस मास से दूर जा रही है टेंशन, और अगर यही चीज मैं इस पर्सन के हिसाब से देख रहा हूं तो इससे भी दूर जा रही है टेंशन, ठीक है। तो टेंशन हमेशा हमारे पास क्या करेगी, एक्ट करेगी दूसरी तरफ, अपोजिट तरफ लगेगी। अब जहां पे टेंशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उसको देखते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। M1 M2 हमारे पास है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी हमारे पास M1G, ऊपर की तरफ एक टेंशन, नीचे की तरफ फिर से M2G, ऊपर की तरफ एक टेंशन, ठीक है। ये हमारे पास लगेगा। आई होप कि ये चीज क्लियर है। टेंशन का डायग्राम कैसे बनाना है ये चीज तो क्लियर होगी, ठीक है, फाइन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चंस करके ही पता लगता है कि क्या चीज पूछ रहा है, क्या चीज करनी है आपको। क्योंकि वैसे तो अप्लाई करना तो भैया बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान तो और कुछ है ही नहीं। न्यूटन्स के तीनों लॉज आपको पता है क्या रहते हैं, ये तो बचपन से आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से अगर बात करूं कि हमारे पास क्या चीज हो रही है, इसको समझिए। मैंने ये कहा कि ओहो ओहो ओहो, हिल गया। आई होप कि अब तो दिख रहा होगा, हाँ अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक हैवी पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास जो है आपके पास 0.5 kg है,
मास आपको 0.5 kg दे रखा है, हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग फिक्स्ड विद द रूफ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल। तो हमें फोर्स निकालनी है, कितनी फोर्स लग रही है। देखिए अब आपको पता है कि नीचे की तरफ एक mg फोर्स तो लगी रही है हमारे पास, और ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है ये टेंशन है। तो अल्टीमेटली अगर ये कहीं मूव नहीं हो रहा तो टी ही हमारे पास क्या है, mg के बराबर है। तो ये जो टेंशन आपके पास रहेगी ये रहेगा मास 0.5, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास वो 9.8 दे रखी है, कोई बात नहीं 9.8 आप रख दीजिए, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 9.8 और 0.5, 8 5 जो 40, 9 5 जो 45, 49, 4.9 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। फोर पॉइंट नाइन न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। आगे है एक क्वेश्चन, मतलब आप ऐसा समझ के रखिए कि इम्पल्स भी हमसे कई बार पूछ रहे थे। देखिए इम्पल्स क्या होता है कि बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स अगर लग जाए तो उसे इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स हमारे पास होती है वो होती है डीपी बाई डी टी। तो अगर आप डीपी निकालना चाहें तो ये आपके पास रहेगी फोर्स डॉट डी टी। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास फोर्स जो है वो तो ज्यादा फोर्स है, मोर फोर्स, और टाइम जो है वो क्या है, टाइम बहुत कम है, लेस टाइम। और ये हमारे पास क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है। ये हमारे पास इम्पल्स के बराबर है। ये हमारे पास इम्पल्स के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक कोई भी लार्ज फोर्स हमारे पास लग रही है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज, थोड़ा सा चेंज अगर लेके आ रही है तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल टाइम्स। आपसे इम्पल्स अगर पूछता है तो आपसे बेसिकली रेट, मतलब वो चेंज इन मोमेंटम ही पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए। इधर एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज आपको दे रखी है। आपके पास बोला है कि एक बैट्समैन है, हिट बैक, ए बैट्समैन hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed 12 meter per second. Mass of the ball is given to us as 0.15. Determine the impulse imparted to the ball. ये हमारे पास बैट्समैन है, बॉल आई, ठीक है। बॉल का मास जो है इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड जो होगी वो भी होगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे इम्पल्स पूछ रहा है, तो इम्पल्स का मतलब डेट मीन्स हमसे इम्पल्स पूछ रहा है तो डेल्टा पी मुझे निकालना है। डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है, पी फाइनल, यानी कि मोमेंटम जो फाइनल है माइनस जो मोमेंटम हमारे पास इनिशियल है। देखिए इसमें आपको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, किसको आप पॉजिटिव लेते हैं किसको नेगेटिव लेते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं नेचर के हिसाब से चलता हूँ कि आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ कि पहले जो बॉल आ रही है मेरे पास वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। वापस जब बॉल जाएगी तो पॉजिटिव में जा रही है, तो मैंने लिखा 12 इंटू एम वी, लिखना है ना, मतलब हमारे पास क्या रहेगा एम वी, या आपको मैं वैसे वैल्यू लिख के दिखाता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास रहेगा एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 mv। ये आपके पास इम्पल्स है, आई इज इक्वल्स टू 2 mv, 2 इंटू 0.15, 24 इंटू 0.15, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको।
24 इंटू 0.15 आपके पास आएगा 3.6। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया 3.6। यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो आपके पास केजी, मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास यूनिट आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारे पास जेई मेन 2024 में हमारे पास आया था। और जेई मेन 2024 में आपके सामने जो क्वेश्चन था, इसको बहुत मतलब जिस बच्चे को पता है कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो आसानी से इसको कर सकता था। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे जब आप एक जगह से खींच रहे हैं, क्या इन सभी ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है? क्या इन सभी ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है? इसकी भी, ए की भी, बी की भी, सी की भी, क्योंकि जब आप खींचेंगे फोर्स को तो हमारे पास बराबर बराबर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? बराबर खींचेंगे भाई। यस, बराबर ही खींचेंगे हमारे पास। तो अब मैं इसमें बोल सकता हूं कि सबसे पहला काम, तो फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। और कॉमन एक्सेलरेशन आपके पास निकलती है, कोई नेट फोर्स आपके पास है डिवाइड बाय जो टोटल मास है उसको ले लीजिए। तो नेट फोर्स आपके पास है 80 और टोटल मास देखिए कितना है आपके पास, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, 8, 9, 10। ठीक है, तो आपके पास 5, 3, 8 और 9, 10, 10 आपके पास हो गया। 10 को रख दीजिए यहाँ पे, ये इससे कट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन आपके पास आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब आपको जो जो टेंशन पूछता है, मैं आपको कहता हूं कि टेंशन की शुरुआत आप हमेशा लास्ट वाले से करिए, बिकॉज इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, राइट। देखिए टेंशन T1 हमसे पूछ रहा है तो लास्ट वाले को पकड़ लो। इसको अगर मैं पकड़ता हूं तो ये 5 किलो का जो मेरे पास ब्लॉक है, देखेंगे ये जो 5 किलो का जो ब्लॉक है, इसको सिर्फ एक ही टेंशन खींच रही है, ये T1। तो मेरे पास T1 और एक्सेलरेशन जो इसकी चल रही है वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हमने निकाला। तो T1 मेरे पास क्या होगा भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5, एक्सेलरेशन है 8, तो आपके पास आ जाएगा 40 न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन मेरे पास आ गया। और 40 न्यूटन सिर्फ एक ही में है, आंसर मार्क कर सकते थे। बट स्टिल इसके बाद अगर आपको टेंशन T2 का मन है तो T2 को देखिए क्या करेंगे भाई। T2 के पीछे ये पूरे का पूरा ब्लॉक है, तो मैं कहूंगा कि इस पूरे ब्लॉक को एक साथ लेके चलिए। आपके पास 5 और इसके आगे 3 और फिर लग रही है टेंशन T2, तो इसको पूरे का पूरा ब्लॉक मान लीजिए। तो ये जो मास आपके पास है ये है 8 किलो का, और इस पर भी एक्सेलरेशन अगर हम कहें तो कितनी लग रही है, वही 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो T2 आपके पास रहेगा ये क्या रहेगा, वही वही हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, 8 इंटू 8, 64 न्यूटन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 64 न्यूटन हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हमने एक बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया है कि कैसे आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पुली वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, पुली वाले के अलावा जो हमारे पास कुछ मिनटम्स के जो रहते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंट पैटर्न्स जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं उनको हमें करना है। ठीक है, आपके लिए एक ही होमवर्क है कि आप जो है सॉल्व कर लेना डीएसए, और दूसरा होमवर्क आपके पास है कि सॉल्व करिए पीवाईक्यू। जो जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाता रहता हूँ उसके पीवाईक्यू साथ साथ करते रहिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है, रिवीजन करने का टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे बाद में। टिल